बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पारा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ध्यान देना, तो फिनॉल सिस्टम का तीनों का फिगर हम ड्रॉ करते हैं। अब ध्यान देंगे जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो होता है -M इन -I। तो उनका उसका जो मेजोमेरिक पावर होता है वो काम कब करेगा, वो काम करता है ऑर्थो एंड पारा पोजिशन में। तो अगर हम -M और -I के बेसिस पर देखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था ऑर्थो वाला, कि ऑर्थो पोजीशन में -M और -I दोनों है। -I फिर चूँकि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे चूँकि सबसे पास है तो इसका जो अनायन क्रिएट होगा यानी इसका जो कॉन्जुगेट बेस क्रिएट होगा उसको सबसे ज़्यादा स्टेबल करना चाहिए था आपका ऑर्थो वाला नाइट्रो। तो इसके बेसिस पे ऑर्थो का एसिडिटी हाईएस्ट होना चाहिए था। बट होता क्या है, ऑर्थो वाले फिगर में आपका जो OH का H है वो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में चला जाता है, तो यहाँ पे H बॉन्ड फॉर्म कर जाता है। तो इस H बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण यहाँ से H निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ऑर्थो वाले का एसिडिटी क्या होता है, पारा वाले से पीछे चला जाता है। तो पारा वाला जो है उसमें ही -M है और -I है। मेटा पे क्या होता है, मेटा पे आपका मेजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, यानी यहाँ सिर्फ -I होता है। तो ध्यान देना, आपका -M और -M में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है -M इफेक्ट। तो आप पहले -M वाले फिगर को आगे करोगे तो सबसे आगे हो जाएगा इस केस में पारा जो है वो ऑर्थो से आगे क्यों होगा मैं आपको समझा दिया। क्यों? क्योंकि ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होता है, इसलिए क्या होता है एसिडिटी थोड़ा सा डिक्रीज करेगा पारा के रिस्पेक्ट में। फिर होगा ऑर्थो, उसके बाद होगा मेटा। यानी आपका जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है कि पारा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो एंड मेटा। नेक्स्ट समझेंगे, अगला जो स्टेटमेंट है लुकास टेस्ट से लिया हुआ है। तो लुकास टेस्ट में होता क्या है कि आपका जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो इमीडिएट ट्रबिलिटी शो करता है। टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली क्या होता है, ट्रबिलिटी शो करता है जैसे इसमें आप लुकास रिएजेंट ऐड करोगे, ठीक है। क्योंकि टर्सरी कटायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे ही आप लुकास रिएजेंट डालते हो स्टेबिलिटी तुरंत अपीयर करेगा। तो ध्यान देना, इथेनॉल जो होता है टर्सरी अल्कोहल नहीं है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है लुकास टेस्ट में ट्रबिलिटी को शो नहीं करता है या फिर बहुत लंबा टाइम लेता है, 24 आवर टाइम लेगा, या तो शो नहीं करता है या फिर हीटिंग करने के बाद शो करता है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है कि इथेनॉल विल गिव इमीडिएट ट्रबिलिटी विथ लुकास रिएजेंट, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट होगा, एंड 2 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा 2। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दो न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करने का जो लिंक होता है उसका नाम क्या होता है। तो ध्यान देना, जो न्यूक्लियोटाइड का लिंकेज होता है ये आपके सामने फिगर लिखा हुआ है। तो फिगर में होता है क्या है कि आपका जो 5 प्राइम पोजीशन से दूसरे शुगर का 3rd प्राइम पोजीशन में लिंकेज होता है थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यानी आपका इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में साइक्लोहेक्सिन किस क्लास ऑफ कंपाउंड में बिलोंग करेगा आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, साइक्लोहेक्सिन जो है साइक्लिक है, एन नॉन एरोमेटिक है, है। अब ध्यान देंगे तो हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन पे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में पहले क्लासिफाई किया गया है, असाइक्लिक और ओपन, एंड साइक्लिक और क्लोज या रिंग कंपाउंड बोल सकते हो। अब जो साइक्लिक या क्लोज सिस्टम है उसको फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स किसको बोला गया है, तो जिसमें आपका जो होगा होमोसाइक्लिक रिंग होगा या फिर हेटेरोसाइक्लिक लिंक होगा, बट आपका सिस्टम एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका साइक्लोहेक्सिन जो है साइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक है, मतलब ये बिलोंग करेगा एलिसाइक्लिक वाले क्लासिफिकेशन में। तो आपका जो ऑप्शन होगा 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने एलिमेंट नंबर 60 जिसका सिंबल ND है उसका आपका कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। तो ध्यान देना,
60 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा Xenon 4F4N6S2। आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है आपके ऑप्शन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया हुआ है, तो क्वेश्चन बेसिकली आपका एफ ब्लॉक का है। तो अगर आप एफ ब्लॉक के टेबल को स्टडी करते हो एनसीईआरटी में, तो वहाँ भी देखना आपका एलिमेंट नंबर 60 का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपको पूरे लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ देते हैं। तो आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस किया जा रहा है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का, सारे एलिमेंट का, लेंथेनाइट सीरीज का, एक्टिनाइट सीरीज का, सारे को आपको थॉरली देखना है, और जहाँ जहाँ एक्सेप्शंस होते हैं उसको भी आपको याद कर लेना है। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपके सामने कंपाउंड दिया है, उसका हमको IUPAC नेम लिखना है। तो ध्यान देंगे, आप नंबरिंग इस कंपाउंड में यहाँ से करोगे 1 2 3, 3 पे इथाइल है और 1 पे 2 मिथाइल है। तो आपका नाम में पहला स्टार्ट होगा इथाइल से, तो आपका होगा 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मतलब आपका जो ऑप्शन 3 होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरोन इज 2453 केल्विन, इज अनयूजुअली हाई इन द ग्रुप 13 एलिमेंट। तो ध्यान ना, आपके सामने मैंने टेबल शेयर किया हुआ है पी ब्लॉक से जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था। तो ध्यान देंगे, आपका यहाँ पे बोरोन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 2453 है, और बाकी एलिमेंट का देखना उतना मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं है, यानी बोरोन का अनयूजुअली हाई होता है, यानी आपका असर्शन क्या है, करेक्ट है। बात करते हैं रीजन में। तो रीजन में ध्यान देना क्या बोला हुआ है कि सॉलिड बोरोन है जब वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। तो ध्यान देना, आपका जो सॉलिड बोरोन होता है उसमें बोरोन का 12 पार्टिकल्स यानी B12 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसका जो पैकिंग है, पैकिंग बहुत अच्छे से होता है। यानी बोरोन का जो एटम है 12 पार्टिकल आपस में क्लब करता है स्ट्रांगली, और लैटिस इनका बहुत अच्छे से पैक करता है। तो सॉलिड बोरोन में इनका वेरी स्ट्रॉन्ग लैटिस होता है, और हर इसमें जो यूनिट होता है B12 जो मॉलिक्यूल, इसमें 12 बोरोन आपस में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक होते हैं। इसी कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसका रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब आपका जो ऑप्शन 1 होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन बोला गया है सॉल्यूशन ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन कब शो करता है, तो मान लेते हैं लिक्विड ए आपके पास है जिसमें ए का पार्टिकल आपस में कनेक्टेड है, एक लिक्विड बी है जिसमें बी का पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। इन दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो आपका जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें ए और बी का इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कि आपका जो नया इंट्रैक्शन ए बी का है, तो ए बी का जो इंट्रैक्शन जो फोर्स होगा वो ए और एंड बी और बी इंट्रैक्शन फोर्स दोनों से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, यानी आपका जो नया सॉल्यूशन में जो इंट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है वो स्ट्रॉन्गर होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स अगर क्रिएट होगा तो यहाँ से इसको वेपर में भेजना बहुत मुश्किल होगा, यानी इसका वेपर में जो जाने का टेंडेंसी कम होगा। तो इसका मतलब जो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और चूंकि इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो यहाँ पे इनका इंट्रैक्शन फोर्स, जिसको मैं IF बोल रहा हूँ, IF मतलब इंट्रैक्शन फोर्स, इंक्रीज करेगा। तो इनको दूर भेजना डिफ़िकल्ट होगा। इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वेपर में जाने की टेंडेंसी डिक्रीज किया। तो वेपर में अगर पार्टिकल नहीं जा रहा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और इंट्रैक्शन फोर्स चूँकि बढ़ चुका है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपके लिए करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, इसमें आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, आपको बोला गया है इनको मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो ध्यान देना, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो होता है कहीं की प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों केस में एक में F- लिगेंड है, बाकी में वाटर लिगेंड है। ये सारा लिगेंड वीक है, तो वीक लिगेंड पेयरिंग तो करता नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, हर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लो। तो P वाले कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। अब आयरन जो +3 स्टेट है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा आर्गन 3d5। अब D5 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 5। सेकेंड वाले केस में वैंडियम पे चार्ज होगा +2,
और जो +2 चार्ज होगा ये क्या हो जाएगा, आर्गन यानी V+2 का हो जाएगा आर्गन 3D3, मतलब इसमें अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3। और R वाले कॉम्प्लेक्स में आपका Fe का स्टेट +2 है, यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा आर्गन 3D6। अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका, अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा 4। ठीक है, तो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे सबसे ज़्यादा अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखा आपको, P में, P के बाद R में, फिर Q में। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा सेम तरीके से वेरी करेगा, यानी P R एंड Q, यानी आपका जो ऑप्शन 3 होगा ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से किसका इनोल कंटेंट हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना, जो आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन का हम इनोल फॉर्मर कन्वर्ट करते हैं, तो इस पोजीशन से आपका जो इनोलाइजेशन होगा इस ओ के पास होगा, यहाँ से आप यहाँ कर सकते हो और यहाँ से आप यहाँ कर सकते हो, यानी ये तीनों पोजीशन से इनोल में कन्वर्जन होगा। तो आपका जो कंपाउंड क्रिएट होगा कुछ ऐसा होने वाला है। इसको मैं दोबारा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा बच्चों लोग। और ये जो इनोल फॉर्म लोग कन्वर्ट किए हैं, ये इनोल फॉर्म क्या है, एरोमेटिक नेचर का है। तो चूंकि इनोल एरोमेटिक बन चुका है, इसलिए इसका अमाउंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो आपका जो हाईएस्ट इनोल कंटेंट होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड का, क्योंकि इसमें जो इनोल फॉर्म है उसका नेचर क्या है, एरोमेटिक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्ज बेस होगा। तो ध्यान देंगे, पहले ऑप्शन में आपका लोन पर डिलोकलाइज हो रहा है और एरोमेटिक कैरेक्टर में चला गया। सेकंड वाले में आपका लोन पर लोकलाइज है, कहीं जा नहीं रहा है। थर्ड वाले में भी क्या हो रहा है, आपका लोन पर जो है रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है और डीलोकलाइज होगा। और फोर्थ वाले में भी क्या होगा, आपका लोन पर डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा। तो जब भी लोन पर डीलोकलाइज होता है तो क्या होता है, उसका बेसिसिटी क्या होता है, घटता है। तो लोन पेयर अगर डीलोकलाइज होगा यानी रेजोनेंस करेगा, तो आपका बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अब देखना, आपके सारे ऑप्शन में लोन पे डिक्लोलाइज हो रहा है, यानी आपका बेसिटी घट रहा होगा, एक्सेप्ट टू में ऐसा नहीं हो रहा है। यानी 2 जो होगा इन सारे गिवन ऑप्शन में मोस्ट बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पे क्या है, लोकलाइज है, कहीं जा नहीं रहा है। तो वहाँ से उसको देना आसान है, यानी कोई भी H+ अगर अप्रोच करेगा तो डेंसिटी जो है इसको ईजिली मिल जाएगा। बाकी जगह इतना ईजिली नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह लोन पर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको पोलर मॉलिक्यूल चूज करना। तो ध्यान देना, आपका CCl4 CO2 इन सब में क्या होता है कि आपका नेट डायपोल कैंसिल कर जा रहा है। तो नेट डायपोल कैंसिल करेगा, इनका फिगर आप देखोगे तो इसमें आप जो भी इसका डायपोल क्रिएट करो तो नेट डायपोल हर केस में क्या है, कैंसिल कर रहा है। इवन आपका इथीन में भी क्या है कि आपका नेट डायपोल क्या होगा, कैंसिल करेगा। तो इन तीनों फिगर में आपका नेट डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है, 0 है, 0 है। ठीक है, आपका जो पहला फिगर है क्लोरोफॉर्म, इसमें क्या है, चूंकि आपका सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, तो सराउंडिंग एटम सेम नहीं होगा तो इनका जो डायपोल मोमेंट का वेक्टर होगा सेम नहीं होगा। ठीक है, तो सराउंडिंग एटम सेम नहीं है तो इनका डायपोल क्या होगा, आपस में कैंसिल नहीं करेगा। तो इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो नेट जीरो नॉन जीरो होगा, यानी सिस्टम क्या होगा, पोलर होगा। तो आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था कुछ इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि येलो कंपाउंड ऑफ लेड क्रोमेट गेट डिजॉल्व ऑन ट्रीटमेंट विथ हॉट NaOH सॉल्यूशन, द पार्ट ऑफ द लेड फॉर्म इज अ। तो ध्यान देना, तो नीचे दिया हुआ है कि लेड क्रोमेट का जो येलो PPT होता है वो डिजॉल्व करता है। तो चूंकि लेड +2 एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो बेस के साथ क्या हुआ, रिएक्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है PbOH 4-2। यानी इसका मतलब है कि आपका इस कॉम्प्लेक्स में लेड के पास क्या होगा, लेड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम पे चार्ज क्या होगा, -2 होगा, यानी डायनानिक होने वाला है। ठीक, तो अब देखोगे कि एक कौन सा ऑप्शन आपके साथ मैच करेगा। तो आपका जो ऑप्शन 2 है मैच करेगा। तो आपका जो लेड है डाई अनानिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा विद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपसे पूछा गया इसमें कि कौन सा सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो ध्यान देंगे, आप अगर देखते हो
ऑप्शन नंबर 4 में, तो 4 में क्या है कि अगर हम यहाँ से H निकालते हैं, इस पॉइंट से अगर H को निकालोगे तो आपका जो कंपाउंड क्रिएट होगा, यानी जो आपका अनायन क्रिएट होने वाला है, वो दोनों साइड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी यहाँ पे हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें C और डबल बॉन्ड O का जो रेजोनेंस होगा दोनों साइड से हो सकता है। यानी ये जो नेगेटिव है इधर भी जाकर रेजोनेंस कर सकता है और यहाँ भी जाकर कर सकता है, यानी दोनों साइड से इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो अनायन जितना स्टेबल होगा कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। बाकी 1 2 3 में ऑप्शन में हर जगह एक ही C और O का रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, दोनों नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल अनायन होगा ऑप्शन 4 का, वो भी इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट का जो हाइड्रोजन होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा इन सारे कंपाउंड्स में। तो हमारा जो आंसर होगा, ये आंसर होगा आपका 4th। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने बताया हुआ है कि आपके पास एक कायरल अल्काइल हैलाइड है, यानी आपके पास ऐसा हैलाइड है जिसके पास 4 डिफरेंट वैलेंसी है, और अगर वो हैलाइड SN1 SN2 करता है तो उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा। था ध्यान देना, जब भी आपके पास कायरल सेंटर है तो अगर SN2 होता है तो SN2 में क्या होता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सेम स्टेट में क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, तो चूंकि सिंगल स्टेप में होता है तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका यहाँ पे जो कंपाउंड क्रिएट होगा इसमें इन्वर्जन होता है। SN2 लीड्स टू इन्वर्जन। और हम बात करते हैं SN1 में, तो SN1 में क्या होता है कि पहले आपका जो हैलाइड है उसमें लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो कटायन बनेगा। अब कटायन जो बन रहा है, कटायन क्या है, कटायन आपका जो है, कटायन sp2 स्टेट में है तो उसका जो तीनों वैलेंसी होगा प्लेन में होगा। अब प्लेन में होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है ऊपर से नीचे से दोनों से इक्वली फेवरेबल है, तो नीचे का अटैक भी होगा ऊपर का भी अटैक होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो आपका 2 कंपाउंड बनता है। अब दोनों कंपाउंड जो है आपस में क्या होता है, मिरर इमेज होता है, यानी दोनों में रिलेशन हो जाएगा इन एंसोमर्स का। और चूंकि ऊपर का अटैक और नीचे का अटैक इक्वली फेवरेबल है, यानी 50% ए फॉर्म बनेगा, 50% ए फॉर्म बनेगा। यानी SN1 में आपके पास 2 कंपाउंड क्रिएट होगा, दोनों आपस में मिरर इमेज होगा और दोनों कंपाउंड इक्वल बनेगा और दोनों में रिलेशन क्या होगा, एंसोमर्स का। तो इसको बोलते हैं कि क्रिएट करता है रैसमिक मिक्सचर, यानी SN1 में रैसमाइजेशन होता है। तो SN1 में रैसमाइजेशन होगा और SN2 में क्या होगा बच्चों लोग, इन्वर्जन होगा। तो अब देखोगे आपका जो ऑप्शन 3 है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है कि रैसमाइजेशन ऑकर इन SN1 रिएक्शन एंड इन्वर्जन ऑकर इन SN2 रिएक्शन। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक। ठीक है, इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। ध्यान देना, आपका जो अमोनियम कार्बोनेट है ये आपका वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट है। तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट का जो pH का फॉर्मूला होता है, ये होता है 7 + ½ pKa माइनस pKb। तो अब इसका जो नेचर है वो डिपेंड करता है K और Kb वैल्यू पे, यानी इसमें इसका वीक बेस क्या है, NH4OH है, और इसका वीक एसिड जो होगा वो होगा H2CO3 होगा। तो वीक बेस का अपना एक Kb होगा और वीक एसिड का अपना एक K होगा। तो अगर मान लेते हैं K जो है K बड़ा होगा Kb से, तो उस केस में इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक। अगर Kb बड़ा होता K से तो उसमें बेसिक हो जाएगा, और K और Kb अगर इक्वल होता तो होता न्यूट्रल होता। तो सारा जो है इसका नेचर डिपेंड करता है K और Kb वैल्यू पे। अब ध्यान देंगे स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड ऑन द K और Kb वैल्यू। तो आपका रीजन स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। अब ध्यान देंगे, अगर हमको अमोनियम कार्बोनेट में NH4OH और H2CO3 का हमको K और Kb दिया होता तो हमको आंसर करना बहुत ईजी होता, बट यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को वैल्यूज़ को पता होना चाहिए था, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ध्यान देंगे, आपका जो H2CO3 का K होता है ये वैल्यू यहाँ लिखा हुआ और Kb यहाँ लिखा हुआ था। अब ध्यान देना, दोनों में Kb बड़ा है, तो Kb बड़ा होगा तो इसका मतलब इन दोनों का जो सॉल्ट होगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। यानी आपका जो असर्शन है स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है, आपका जो आंसर 1 होगा ये अपना सही सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपके सामने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि NaCl रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7
टू गिव अ रेडिस फ्यूम बी विच रिएक्ट विथ NH टू गिव येलो सॉल्यूशन सी। आपको बी और सी पहचानना था ना। यहाँ जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपका बनता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 जो रेडिस कलर ब्राउन कलर का होता है। तो ये आपका गैस बना, इसको हम पास करेंगे NH से तो आपका NO2 सोडियम क्रोमेट बनता है येलो कलर का, सॉल्यूशन फॉर्म करता है सोडियम क्रोमेट का। यानी आपका जो बी होगा क्रोमाइल क्लोराइड और सी होगा सोडियम क्रोमेट। यानी आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो जितना अनपेल्ट्रॉन ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे आपके पास कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखोगे कि किस में सबसे ज़्यादा अनपेड होगा। तो आपका जो D6 कॉन्फिगरेशन है 3D6, इसमें अनपेल्ट्रॉन कितना होने वाला बच्चों लोग, ये होगा 4, क्योंकि D में 5 ऑर्बिटल होता है। उसको फिलअप करोगे इस तरीके से तो आपका अनपेल्ट्रॉन 4 दिख रहा है, तो ये सबसे हाईएस्ट होगा। बाकी में अनपेल्ट्रॉन कितना होगा, तो D8 में 2 होने वाला है, D3 में 3 होगा और D6 7 में भी 3 होगा। तो सबसे ज़्यादा अनपेड होगा D6 में 4 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द 4f and 5f सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स आर प्लेस सेपरेटली इन द पीरियड टेबल टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का लॉजिक क्या था कि चीज़ों को ईजिली वे में कॉम्प्रिहेंड करना। तो आपका स्टेटमेंट जो 1 क्या है, करेक्ट है कि इसको अलग प्लेस करने का लॉजिक ही था ताकि आपको क्लासिफिकेशन ईजी दिखे। ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, एस ब्लॉक एलिमेंट कैन बी फाउंड इन द प्योर फॉर्म। ये गलत है क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। अब हाईली रिएक्टिव होता क्या होगा, ये नेचर में कभी प्योर फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 क्या होगा, इनकरेक्ट। तो 1 करेक्ट होगा, 2 इनकरेक्ट होगा, मतलब आपका जो ऑप्शन 2 है ये होगा करेक्ट। तो चलो मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने 5 कंपाउंड लिखा हुआ है। 5 कंपाउंड में से जो 4 कंपाउंड है BCDE ये सब फिनॉल सिस्टम का पार्ट है और पहला जो कंपाउंड है अल्कोहल सिस्टम का पार्ट है और उनको एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। ध्यान देंगे, जो भी अल्कोहल सिस्टम होता है उसका एसिडिटी जो होता है फिनॉल सिस्टम से क्या होता है, पीछे होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें जो R का प्लस इफेक्ट है उसको अनस्टेबल करेगा और फिनॉल सिस्टम का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें फिनॉल सिस्टम का जो रेजोनेंस है उसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मोर स्टेबल होगा। तो फिनॉल सिस्टम इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन ए होगा उसका एसिडिटी लिस्ट होने वाला है। तो एक एसिडिटी लिस्ट कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, 2 और 3 में। अब हम लोग BCDE को अरेंज करेंगे तो फिनॉल सिस्टम में जितना आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -M ग्रुप अटैच करोगे, -M या -R बोल सकते हो आप, तो जितना आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करोगे उतना ही उसका एसिडिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो फिनॉल सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो -M या -R ग्रुप का सबसे ज़्यादा एसिडिक करेगा। फिर क्या होगा, -I इफेक्ट देखना हमारे को है। ठीक है, फिर देखोगे फिनॉल सिस्टम, और फिनॉल सिस्टम में अगर हम +M या +I ग्रुप जोड़ते हैं तो उससे एसिडिटी क्या होता है, उससे एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो ध्यान देंगे आपका जो नाइट्रो है -M नेचर का होता है, -M बोल सकते हो इसको या -R बोल सकते हो। जो OMe होता है उसका नेचर क्या होता है, +M यानी ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, +M या +R बोल सकते हो। ये फिनॉल सिस्टम है और यहाँ पे जो E में 2 नाइट्रो लगा हुआ है ऑर्थन पारा पे, तो ये इसमें 2 जगह -M जोड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अनान कौन सा होगा, ऑप्शन E का जो अनान है सबसे स्टेबल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रो है, तो वहाँ से H जब निकलेगा तो जो अनान क्रिएट होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा जहाँ आपका अनान स्टेबल होगा उस कंपाउंड का एसिडिटी क्या होता है, हाईएस्ट होता है। तो आपका इसमें एसिडिटी ऑर्डर में E हाईएस्ट होगा। E के बाद ध्यान देना आपके पास होगा B, क्योंकि B में भी -M ग्रुप जुड़ा हुआ है। B के बाद क्या होगा, D सिंपल फिनॉल सिस्टम, और D के बाद होगा आपके पास C, क्योंकि C में +M ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सिंपली हम इस ऑर्डर को फॉलो करते गए और लास्ट में लगा देना है अल्कोहल, यानी आपको लगा देना है A। तो आप देखोगे EBDCA, तो EBDCA यानी आपका जो ऑप्शन 2 होगा ये होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन सारे पांचों कंपाउंड्स का। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, इसमें बोला हुआ है कि कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन से शो नहीं करता। तो ध्यान देना, जो फ्लोरीन है,
फ्लोरीन आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन से शो नहीं करता है, इसका ऑक्सीडेशन से जो रहेगा सिंपली क्या रहेगा, -1 रहेगा कंपाउंड्स में, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट होता है, तो जब भी ये कंपाउंड फॉर्म करेगा तो अपने -1 स्टेट में ही फॉर्म करता है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन बोला गया कि CO और NO+ का जो बॉन्ड ऑर्डर का सम क्या हुआ था। ध्यान देना, अगर आप MOT अप्लाई करते हो तो MOT के थ्रू CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये होता है 3, और NO+ का भी बॉन्ड क्या होगा 3 आएगा, कि दोनों में इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें भी आपका 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3 होगा, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 6। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन एज। तो ध्यान देना, मीथेन जब कंबशन करेगा तो CO2 बनेगा, तो हम बात कर सकते हैं कि एटम कंजर्वेशन से कि जितना मोल CO2 का होगा उतना ही मोल CH4 का होगा, क्योंकि जो भी कार्बन CO2 में है कहाँ से आएगा, मीथेन से आएगा। तो अगर आपके पास 22 ग्राम ऑफ CO2 है तो इसका मोल कितना होगा, तो CO2 का मोल मास 44 होता, तो इसका मोल हो जाएगा हाफ। तो अगर CO2 हाफ मोल होगा तो आपका जो CH4 उसका मोल भी हाफ होगा। और मीथेन का वेट कैसे निकला, तो वेट इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू मोलार मास। तो क्या होगा यहाँ पे हाफ इंटू 16, यानी हो जाएगा ये 8 ग्राम। तो मीथेन का जो वेट रिक्वायर्ड है फॉर 22 ग्राम ऑफ CO2 इज 8 ग्राम। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से जितने भी कंपाउंड्स है उसमें किस में सल्फर अपने +4 स्टेट में है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो H2SO3 में +4 स्टेट में होता है सल्फर, SOCl2 में होता है, और SA4 में +4 स्टेट में है, बाकी जगह पे +6 स्टेट है। यानी आपका 3 ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने कंपाउंड दिया हुआ है 3-मिथाइल हेक्स-2-इन। तो 3-मिथाइल हेक्स-2-इन का फिगर मैं बना दे रहा हूँ। इसमें हम HBr जो है HBr ऐड कर रहे हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो यहाँ पे एंटी मार्कोनी का एडिशन होगा। तो एंटी मार्कोनी कंडीशन में क्या होगा कि आपका Br जुड़ेगा इस पोजीशन पे। तो ध्यान देंगे, Br के जुड़ने के बाद आप देखोगे कि इसमें कितना सेंटर कार्बन बन रहा है। तो इस सिस्टम में आपके पास 2 ऐसा कार्बन आपको दिख रहा होगा जो कि कार्बन होगा, यानी इसमें 2 कार्बन सेंटर फॉर्म कर रहा है, एक ए वाला पोजीशन और एक ए वाला पोजीशन, जहाँ पे चारों वैलेंसी क्या डिफरेंट है, यानी इसमें 2 कार्बन सेंटर होगा। अब 2 कार्बन सेंटर होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसमें आपका टोटल कितना आइसोमर बन सकता है। तो 2 कार्बन सेंटर से आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी 2 अनसिमेट्रिकल कार्बन सेंटर होते हैं तो टोटल आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर कितना बनता है 4, यानी इसमें टोटल आपका स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा 4। तो 4 इसका होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है 2HI गिव्स H2+I2, और कुछ डेटा दिया हुआ है और आपको बताना है रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर हम रिएक्शन के ऑर्डर को हम n मान लेते हैं तो रेट इक्वल टू क्या होगा, K रिएक्टेंट यहाँ पे HI है और HI का पावर क्या होगा n होगा, मुझे n पता करना है। तो ध्यान देना, अब डेटा 2 और 3 को देखो। तो जब डेटा 2 और 3 पे आप जब देखते हो तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है डबल हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में डबल का चेंज हुआ, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट में ध्यान देना, तो इस पावर को अगर आप इसको आप ऐसा लिख सकते हो 12 × 10⁻³ तो इन दोनों को अगर कंपेयर करते हो आप तो रेट जो है 4 टाइम से इंक्रीज कर रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन में अगर इंक्रीज 2 ट्वाइस है और रेट में 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या होने से ऐसा हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेशन का पावर अगर आप 2 रखोगे तो आपका ये चीज रिलेशन मैच करेगा, यानी यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका वैल्यू को आप 2 बोल सकते हो, यानी इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ये हो जाएगा 2। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था केमिकल काइनेटिक्स बेस्ड, ये आपके CBSE बोर्ड से भी इजी क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 3 मोल ऑफ आपके पास आइडियल गैस है जो कि एक्सपैंड करता है उस थर्मली एट 300 केल्विन। टेम्परेचर दिया हुआ क्वेश्चन आपके सामने फ्रॉम
30 डेसीमीटर क्यूब टू 45 डेसीमीटर क्यूब होता है, ध्यान देना 1 डेसीमीटर क्यूब टू क्या होता है 1 लीटर होता है, या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब आप इसको बोल सकते हो, ठीक। और यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये भी लिखा हुआ है 80 किलो पास्कल। तो जब भी अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा रहेगा इसका मतलब आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल। क्या होगा? प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल। तो जब भी प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है तो उसमें जो वर्क ऑफ सराउंडिंग होता है, जो वर्क ऑफ सराउंडिंग होता है उसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है -P सराउंडिंग डेल्टा V। तो सराउंडिंग प्रेशर कितना है 80 किलो पास्कल। चूँकि आपको आंसर बताना जूल में, तो हम लोग ऐसा यूनिट को फॉलो करेंगे। ऐसा यूनिट का मतलब प्रेशर के लिए हम यूज करेंगे पास्कल। तो 80 किलो पास्कल में कितना पास्कल होगा? तो 80 × 10⁻³ पास्कल हो गया। वॉल्यूम के लिए यहाँ पे डेसीमीटर के लीटर दिया हुआ है, तो लीटर को चेंज करेंगे हम लोग मीटर क्यूब में। तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम है 45 माइनस जो है 30, ये होगा लीटर में होगा। इसको चेंज करेंगे मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए यहाँ पे 10⁻³ का फैक्टर लेना पड़ेगा। तो ये 10⁻³ इससे एक साथ कैंसिल करेगा, तो अल्टीमेटली -80 × 15 इसका वैल्यू हो जाएगा -200। तो इतना जूल का आपका वर्क करेगा सराउंडिंग, ठीक है। तो सराउंडिंग जो है इतना वर्क करने वाला है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है तो नेगेटिव वर्क करेगा, ये ऑब्वियस सा बात था। अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट लॉ में चूंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा, यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है। तो Q + वर्क = डेल्टा यू, तो ये 0 हो चुका है। अब वर्क बेसिकली सराउंडिंग का होता है, तो Q = क्या होगा -1200 = 0, यानी Q का वैल्यू क्या होगा +1200 जूल। तो यहाँ पे जो होगा आपका जो हीट ट्रांसफ़र होगा ये होगा 1200 जूल। तो 1200 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, सॉल्यूशन और प्रोसेस। इस तरह के प्रोसेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कितना कंपाउंड एरोमेटिक है। तो ध्यान ना, जो आपका ऑप्शन ए है यहाँ पे sp3 कार्बन है, तो ये कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक। सेकंड आपका ऑप्शन बी है, उसमें इस पूरे फिगर में से ये जो पार्ट है, ये पार्ट एरोमेटिक है, बेंजीन है, तो ये पूरा फिगर एरोमेटिक इसको बोल सकते हो। सी ऑप्शन में से अगर इसको ओवरऑल देखते हो पूरे सिस्टम को, तो इसे ए 4n+2 पाइलेट्रॉन यानी आपके हकल रूल्स को फॉलो करेगा, तो ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा। जो डी ऑप्शन में इंडिपेंडेंट रिंग्स है, एरोमेटिक हो सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो अंदर का जो 5 मेंबर रिंग यहाँ बन रहा है, ये भी एरोमेटिक हो सकता है इंडिपेंडेंटली। तो या तो दोनों बाहर का रिंग एरोमेटिक होगा, तो अंदर का रिंग एरोमेटिक होगा, यानी आपका सिस्टम अल्टीमेटली क्या है, एरोमेटिक है। और ये हकर उस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी आपके पास B, C, D तीनों कंपाउंड एरोमेटिक होंगे। इसका मतलब यहाँ पे 3 ऐसे कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द कंपेटिटिव फील्ड सबसेल हैविंग n = 4 एंड s = +½ तो ध्यान ना, जब भी हम सेल नंबर 4 का बात करते हैं तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 2n², यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 32। अब 30 इलेक्ट्रॉन में से आधा इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा, आधा नीचे होगा। ऊपर वाले का जो s होता है +½ होता है, और नीचे वाले का s होता है -½ इसका मतलब जो होगा आपके पास जो होगा टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे इससे करस्पॉन्डिंग, और टोटल 16 होंगे इससे करस्पॉन्डिंग। तो आपसे पूछा गया था कि आपके सेल नंबर 4 में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका s वैल्यू +½ होगा, मतलब अपवर्ड वाले स्पिन से आपसे पूछा गया था। इसका आंसर क्या बोलोगे 16। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो भी लिस्ट दिया हुआ है कितना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होगा। तो ध्यान देना, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होता है उसको पहचानने का सिंपल तरीका होता है कि अगर आपके ग्रुप में कोई चाहे प्लस हो, या इस ग्रुप में जो एटम लिंक है रिंग से उसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उस पर कोई अगर वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो, या फिर CCl3 हो, तो ये इन सारे ग्रुप्स को आप बोल सकते हो -m, यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोल सकते हो। तो ध्यान ना, आपका जो नाइट्रो है, नाइट्रो फिगर में क्या होता है कि N के साथ डबल बॉन्ड O होता है, Cn में क्या होता है C के साथ ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यानी ये इससे मैच कर गया, ये वाला फिगर इससे मैच कर गया, ठीक है। आपका जो COR है, तो COR जो फिगर होता है इसमें C के साथ डबल बॉन्ड O होता है, यानी फिर से इसमें आप देखोगे तो ये सिस्टम फिर से इस क्लास में बिलोंग करेगा।
जो CO सिस्टम होता है एसिड सिस्टम, उसमें भी क्या होगा, COH है यानी C पे डबल O है, यानी फिर इस भी इससे मैच कर जाएगा। तो ये अपने -m का एक क्राइटेरिया में से ये सारा चीज़ फुलफ़िल कर रहा है। तो नाइट्रो CN COR NCOH, ये टोटल आपके पास 4 ऐसे कंपाउंड हैं जो मेटा रेटिंग होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा चलो 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपसे पूछा गया है कि मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ O2 एट STP। तो ध्यान ना, O2 फॉर्मेशन के लिए आपका ऑक्साइड O2 बनेगा, तो इसके एक O2 बनने में आपके पास जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। यानी अगर O2 मेरे को 1 मोल अगर निकालना होगा तो मेरे को 4 मोल इलेक्ट्रॉन को यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब आपके पास O2 का जो अमाउंट दिया 5600 ml है, तो इसको अगर हम मोल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 मोल। यानी अगर O2 को 1/4 मोल बनाना है तो इसके लिए मेरे को आपका इलेक्ट्रॉन कितना यूज होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का यूज होगा। ठीक, यानी अल्टीमेटली आपके 5600 ml ऑफ O2 के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है। और Ag आपको अगर डिस्प्लेस करना तो Ag प्लस से आपको Ag भेजना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक Ag प्लस को अगर Ag में भेजेंगे तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपके पास चूँकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन से 1 Ag, तो 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से आपका Ag कितना बनेगा, तो Ag भी बनेगा 1 मोल बनेगा। यानी आपका Ag का फॉर्मेशन हुआ 1 मोल का। अब 1 मोल जो Ag बनेगा, तो 1 मोल Ag का वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट होता है मोल इंटू मोलर मास। तो मोल हो गया 1, मोलर मास है 108, यानी हो जाएगा 108 ग्राम। यानी इसका आंसर होगा 108। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।